हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में या पिछले दिनों में हम लोग पढ़े थे कि कूलाम का नियम क्या होता है। उसमें बताया गया तो कूलाम का नियम दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए होता है, जो बताता है कि दो आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है। सबसे लास्ट में उसका सूत्र निकल के आया F = 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे में R²। ये सूत्र निकल के आया F = 1/4πε0 K Q1 Q2 बटे में R²। आपको बताएगा कि ये पूरा कांस्टेंट होता है और ये जो कांस्टेंट है कैसे निर्भर करता है, कैसे 1/4π है, कैसे ε0 है, कैसे K है, Q1 Q2 बटे में R²। ε0 को निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं और कैपिटल K को माध्यम का परावर्तनांक कहते हैं। Y या निर्वात के लिए कैपिटल K का मान 1 होता है, बाकी किसी भी माध्यम के लिए, शेष सभी माध्यम के लिए इसका मान हमेशा 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो बल के बारे में हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब कक्षा 9 में जब हम लोग पहली बार बल के बारे में पढ़े थे तो वहां बल बताया गया था कि बल एक सदिश राशि होती है, यानी बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वह राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो बल एक सदिश राशि होती है और यहाँ पे हम लोग जो जिस बल की बात कर रहे हैं वैद्युत बल, ये भी एक सदिश राशि है, लेकिन इसमें केवल मात्रा हमको मिल रहा है, यहाँ पे परिमाण मिल रहा है कि कितना है, दिशा नहीं मिल रही है। दिशा कितनी है, किस दिशा में ये बल कार्य करता है, उसको देखने के लिए कूलाम के सदिश नियम को हम लोग को आज देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं कूलाम का सदिश नियम। एग्जाम में पूछा जाता है, केवल सूत्र पूछा जाता है कि कूलाम का सदिश नियम का सूत्र लिखिए। कैसे आता है सब कुछ देखना हम लोग को। चलिए शुरू करते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप ऐसे लिख लेते हैं। कूलाम के नियम का सदिश रूप। दो आवेश हैं, एक आवेश मान लीजिए Q1 है, धन आवेश है, और दूसरा आवेश Q2 है, ये भी धन आवेश है। इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच की दूरी R है। तो इनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल का सूत्र हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि इनके मध्य लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो होगा F = 1/4πε0। अगर बीच में माध्यम कोई है तो उसका परावर्तनांक K Q1 Q2 बटे में R²। ये जो बल हम लोग निकाला ये केवल दिशा परिमाण बताता है, दिशा नहीं बताता है। दिशा देखने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो दिशा देखने के लिए कूलाम के जो सदिश नियम है उसमें ये समझना है कि जब दो आवेश एक दूसरे पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं तो वो किस दिशा में लगाते हैं। तो इसका आंसर है कि दो आवेश एक दूसरे पे जो भी बल लगाएंगे, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, तो वो सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो सबसे न्यूनतम दूरी होगी, यानी जो सीधी रेखा होगी, उसके अनुदिश ही लगता है। यानी अगर ये आवेश प्लस है, ये आवेश प्लस है, तो ये वाला आवेश इस आवेश से बल लगाएगा प्रतिकर्षण का, किस दिशा में लगाएगा? तो आंसर है इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, जो सबसे छोटी दूरी है, जो सीधी रेखा है, इस रेखा पर ही बल लगाएगा। अगर प्रतिकर्षण का है तो ये वाला आवेश इसको दूर भेजने की कोशिश करेगा, यानी बल किधर लगाएगा? बाहर की तरफ। ठीक है, ये वाला आवेश ये भी धन आवेश है, इसको भी प्रतिकर्षित करेगा, किधर बल लगाएगा? तो दोनों को मिलाने वाली जो सरल रेखा है उस सरल रेखा पे बल लगाएगा बाहर की ओर। तो दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल है वो किधर है? तो मिलाने वाली जो सरल रेखा है उसके अनुदिश है। अगर ये माइनस चार्ज हो, मान लीजिए यही आवेश माइनस चार्ज हो, तो ये वाला आवेश इसको आकर्षित करेगा, किधर बल लगाएगा? तो फिर से वही है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश लगाएगा। इस बार अंदर की ओर बल लगा रहा है, क्यों? क्योंकि आकर्षित करेगा, खींचेगा, ये वाला आवेश भी इसको खींचेगा तो अंदर की ओर बल लगाएगा। तो बल की दिशा अब हमको दिख रही है कि बल की दिशा किधर है, तो आंसर है दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा जो सबसे छोटी दूरी है उसके अनुदिश होता है बल की दिशा। तो इसको पहले लिख लेते हैं कि वैद्युत बल की दिशा किधर होती है। लिखेंगे
कि वैद्युत बल की दिशा सदैव दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा, और ये सरल रेखा क्या है? न्यूनतम दूरी वाली रेखा। न्यूनतम दूरी वाली रेखा के अनुदिश होता है, यानी जो भी बल होगा उसी लाइन पे होगा, उससे इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, कि अनुदिश होता है, ठीक है। तो लगने वाला बल इसी रेखा पर होगा, या तो बाहर की ओर होगा या तो अंदर की होगा। प्रतिकर्षण है तो बाहर की ओर होगा, और यदि आकर्षण है तो अंदर की ओर होगा। अब अगला हम लोग देखते हैं कि ये तो बल जो हम लोगों ने निकाला है, इसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, तो चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई भी सदिश राशि होती है उसमें दो मान होते हैं, एक परिमाण होती है और एक दिशा होती है। जैसे अगर हम लोग वेक्टर ए मान लें कि कोई सदिश राशि है वेक्टर ए, तो कक्षा 11 में सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई वेक्टर ए, तो ये दो राशियों से मिलकर बना होगा। पहला बना होगा वेक्टर ए का परिमाण यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए, और दूसरा दिशा यानी ए कैप यानी दिशा। तो कोई भी सदिश राशि दो राशियों से मिलकर बनी होती है, परिमाण और दिशा। तो अगर हम लोग बात करें कूलाम के नियम में, जो बल है वो बल को अगर सदिश रूप में दिखाना चाहे तो वेक्टर एफ बराबर होगा वेक्टर एफ का परिमाण और साथ ही साथ वेक्टर एफ की दिशा, यानी वेक्टर एफ की दिशा किधर है। ठीक है, तो चलिए इसी आधार पे हम लोग कूलाम के नियम के जो था उसको सदिश रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए कि एक आवेश ए है जिस पर चार्ज है प्लस क्यू, और दूसरा आवेश बी है जिस पर चार्ज है प्लस Q2। पहले पे चार्ज है प्लस Q1, दूसरे पे चार्ज है प्लस Q2, और इनके बीच की दूरी जो सबसे छोटी दूरी है, लंबवत दूरी है, वो है R। ठीक है, तो ये वाला आवेश प्लस Q1 वाला आवेश इस प्लस Q2 पे बल लगाएगा। बल की डायरेक्शन किधर होगी, तो बल की डायरेक्शन होगी Q2 पे बाहर की ओर। इन दोनों लाइनों ये दोनों आवेशों के बीच की जो लाइन हमने खींचा है, जो सरल रेखा, इस सरल रेखा पे बाहर की ओर बल की दिशा होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, तो इसका दिखाने का तरीका है कि बल लग रहा है किस पे, Q2 पे लग रहा है। इसको देखिएगा ध्यान से, बल लग रहा है किस पे, Q2 पे बल लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, Q1 के कारण। तो लिखेंगे फोर्स ऑन टू, यानी दूसरे पे बल लग रहा है किसके कारण, पहले के कारण। तो इसको दिखाएंगे F21 से। ठीक है, वेक्टर रूप में इसको लिखेंगे क्योंकि इसमें बल की दिशा किधर है, दोनों आयतों को मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर है। तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर F21। वेक्टर F21 मतलब तुरंत समझेंगे कि जो पहले होता है उस पर बल लगता है और जो बाद में होता है वहां से बल लगता है। तो इसको कहेंगे फोर्स ऑन टू बाई वन, यानी दूसरे आवेश पर बल लग रहा है किसके कारण, पहले के कारण। इसी प्रकार से ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। ये भी बल लगाएगा इस डायरेक्शन में। इस बल की दिशा किधर, इस दिशा में। तो इस बल का नाम कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर एफ, बल तो हो गया वेक्टर एफ। ठीक है, किस पर बल लग रहा है, पहले आवेश पर बल लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, दूसरे के कारण लग रहा है। तो इसको कहेंगे वेक्टर F12, यानी फोर्स ऑन 1 बाई 2। ठीक है, तो फोर्स ऑन 1 बाई 2, फोर्स ऑन 2 बाई 1 यहाँ पे दिख रहा है। अगर F21 लिखा इसका मतलब कि बल की डायरेक्शन इधर है, F12 लिखा इसका मतलब बल की डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अगर हम इसके कारण बल को लेना चाहें, इसके कारण इस पर लगने वाले बल को लें, तो ये वाला बल है, तो उस समय यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, तो दूरी को भी अब हम सदिश रूप में दिखाना चाहेंगे, विस्थापन के रूप में। विस्थापन के रूप में दिखाएंगे तो इसको लिखेंगे R21, वेक्टर R21। ठीक है,
यानी दूसरे आवेश से पहले आवेश के बीच की दूरी। अगर यहाँ पे F21 है तो यहाँ पे R21 होगा। अच्छा, इसके अपोजिट अगर हम इसको दिखाना चाहें, B के कारण A पर जो बल लग रहा है तो उस समय ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो इसको कहेंगे वेक्टर R12, वेक्टर R12, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R12, अगर इस डायरेक्शन में चले तो R12 क्योंकि फोर्स F12 है, और अगर इस डायरेक्शन में चले तो F21 फोर्स को कह रहे हैं, तो दूरी भी जो विस्थापन है वो भी किस रूप में होगा, R21 के रूप में। ठीक है, हमने इसको विस्थापन माना है, दो आवेशों के बीच की जो दूरी है एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन के रूप में, तो विस्थापन के रूप में अगर है तो वो भी एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि की डायरेक्शन इस दिशा में है, दूरी कितनी है या परिमाण कितना है, तो R21 है, उसको दिखाने का तरीका है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं फोर्स के लिए, वैसे लिखेंगे कि F वेक्टर F21 कितना होगा, तो वेक्टर F21 सबसे पहले F बराबर हम लोग क्या पढ़े उसको एक बार लिख लें। F बराबर पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ठीक है, साथ में एक माध्यम के है जिसका परिवर्तन के है, तो F21 लिखना है, बस इसी को सदिश रूप में बदलना है और यही एग्जाम में पूछता है। तो देखिए F21 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट होते हैं, इसमें दिशा होती ही नहीं है, आवेश में भी दिशा नहीं होती है, इसलिए आवेश वाले को भी लिख लीजिए Q1 Q2। दिशा किसमें होती है, विस्थापन में, विस्थापन में दिशा है। यहाँ पे F21 ले रहे हैं तो विस्थापन कौन सा लेना पड़ेगा हमको, R21, और यहाँ पे जो R है मतलब R का स्क्वायर, ये परिमाण है, दिशा नहीं है, ये क्या है, परिमाण है, तो इसको लिखेंगे R21 वेक्टर, वेक्टर R21 का क्या कर लेंगे, मॉड कर लेंगे, क्योंकि वेक्टर R21 इसमें परिमाण भी है दिशा भी है, जैसे वेक्टर के रूप में परिमाण भी होता है दिशा भी होता है। ठीक है, तो अगर हमको परिमाण के रूप में लिखना है इसको वेक्टर R21, तो हमने वेक्टर R21 को मॉड लगा दिया और उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया। अब क्या रह गया है, तो हमने परिमाण तो लिख लिया, किसी वेक्टर का परिमाण लिख लिया, दिशा रह गई। यहाँ परिमाण अदिश राशि है, यहाँ पे कोई परिमाण मतलब परिमाण है लेकिन अदिश राशि है, यहाँ भी अदिश राशि है, ये सदिश राशि थी, तो इस वेक्टर को हमने सदिश रूप में बदला, तो इसको भी सदिश रूप में बदला, तो ये परिमाण हो गई। अब इसकी दिशा भी लिखना होगा, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर का परिमाण ऐसे होता है और दिशा कैप लग जाती है, तो इस वाले वेक्टर का जैसे यहाँ पे वेक्टर है तो इसका परिमाण हमने ऐसे लिख दिया, तो दिशा क्या होगी, तो दिशा को लिखेंगे R कैप, जैसे वहाँ A कैप था यहाँ R कैप कर देंगे और साथ क्या कर देंगे 2-1, जैसे यहाँ 2-1 है तो यहाँ भी क्या कर दिए 2-1। ठीक है, तो वेक्टर F21 बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन मॉड में वेक्टर R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। ये पूरा इतना परिमाण है और ये इतना दिशा है। अब ये दिशा बता रहा है कि 1 से 2 की ओर है, मतलब 2 हम लोग बल निकालना है 2 पे बाई 1, तो इसकी डायरेक्शन जो है 1 से लेके 2 की ओर है। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि अगर हम लोग वेक्टर F12 निकालना चाहें तो कितना होगा, तो इसके आधार पर आप लोग बोल सकते हैं वेक्टर F12 भी होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 और बटे में वेक्टर R12, वेक्टर R12 का मॉड का स्क्वायर परिमाण हो गया और साथ साथ दिशा, तो वेक्टर R12 का कैप। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप कि वेक्टर F21 कितना होता है, वेक्टर F12 कितना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बात कि R21 का जो मॉड निकाले हैं, मॉड मतलब केवल परिमाण, तो यहाँ से अगर इनके बीच की दूरी अगर 1 मीटर है तो ये क्या बताएगा 1 मीटर, और ये भी क्या बताएगा 1 मीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें बराबर ही है। हाँ, बस दिशा चेंज है ना, दिशा चेंज है, एक बार 2-1 है एक बार 1-2 है, एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन फिलहाल इतनी राशियां समान है, जितना ये है उतना ही क्या है ये भी है, यानी वेक्टर R21 का मॉड निकालें या वेक्टर R12 का मॉड निकालें, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये इतना पूरा मान ये इतना पूरे मान के बराबर है। चेंज कहाँ हो रहा है, दिशा में चेंज हो रहा है, दिशा में चेंज हो रहा है, मतलब एक बार इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और दूसरी बार इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, परिमाण समान है, बस दिशा चेंज हो रही है।
एक बार इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो कहने का मतलब कि अगर पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश पर यानी ए बी पर बल लगा रहा है, ए आवेश बी पर बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, मान लेते हैं इससे 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो पहले R21 पे लगा रहा है, इस डायरेक्शन में बल लगा रहा है, तो दूसरा वाला आवेश भी पहले वाले आवेश पर बल लगा रहा है, दूसरा वाला आवेश भी पहले वाले आवेश पर बल लगा रहा है। कितना बल लगा रहा है? उतना ही लगा रहा है, 10 न्यूटन का बल लगा रहा है, बस क्या चेंज हो रहा है? दिशा चेंज हो रहा है। तो इस बार दिशा क्या हो गई? R12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा नियम, न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम आप लोग पढ़े होंगे, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए हो क्या रहा है कि पहला वाला आवेश दूसरे वाले आवेश पर बल लगा रहा है 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, तो दूसरा वाला आवेश भी उतना ही बल लगा रहा है उसके विपरीत दिशा में। हो रहा है कि नहीं? यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेक्टर F21 का जो मान है वेक्टर F12 के बराबर है, मतलब फोर्स जो है 12 के बराबर है, बस क्या है? चेंज है, दिशा चेंज है। एक बार इस दिशा में हो रहा है तो एक बार इस दिशा में हो रहा है। यानी अगर हम माइनस के साथ इसको लगा दें, क्योंकि दिशा अपोजिट है, F21 की दिशा इधर है तो F12 की दिशा इधर है, तो इसको अगर इस दिशा में बदलेंगे तो माइनस का प्रयोग कर दिए। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर F21 बराबर होता है माइनस वेक्टर F12 के, जहां माइनस बता रहा है कि दोनों बल परस्पर एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं, परिमाण में बराबर है लेकिन विपरीत हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को एक नियम मिला कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का गति विषय तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कूलाम के नियम का सदिश रूप किसे व्यक्त करता है, तो कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को व्यक्त करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार करके नोट कर लीजिए कि कूलाम के नियम का सदिश रूप, इतना नोट करने के बाद इतना नोट कर लीजिएगा और क्या लिखेगा? कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप, कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम, और तृतीय नियम क्या है? तो तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है, को व्यक्त करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग इसी नियम को, ये जो कूलाम के दो सूत्र निकल के आए हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किसी और सूत्र में। देखिए, हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए बराबर होता है परिमाण और दिशा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे आया है वेक्टर F12, मतलब बल बराबर हो गया, ये परिमाण है और ये उसकी दिशा है। ठीक है, अब हम इसको काम करते हैं कि इस दिशा को जरा चेंज करते हैं, इस दिशा को बदलने की कोशिश करते हैं परिमाण के रूप में इस सूत्र की सहायता से। तो हम लोग लिख सकते हैं दिशा बराबर, यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं दिशा ए कैप बराबर वेक्टर ए, और ये इधर आ जाएगा तो भाग हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ वेक्टर ए। यानी किसी सदिश राशि की दिशा बराबर होता है सदिश राशि बटा में सदिश राशि का परिमाण। ठीक है, उसी तरह से अगर हम दिखाना चाहें तो वेक्टर R21 को हम लिख सकते हैं, बल्कि ऐसे R21 का कैप यानी दिशा को हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21। ठीक है, और इसी तरीके से हम R12 का कैप यानी R12 बराबर होगा वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12। ठीक है, यानी दिशा बराबर हो गया वेक्टर बटे में परिमाण, यहाँ भी दिशा बराबर हो गया वेक्टर बटे में परिमाण।
तो यहाँ पे जो दिशा है इसको कन्वर्ट करते हैं इस सूत्र की सहायता से, ठीक है। चलिए कन्वर्ट करें तो यही सूत्र निकल के सामने आ जाएगा, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 और बटे में वेक्टर R21 का मॉड था और उसका स्क्वायर था। इस R21 को चेंज करना है, R21 का जो कैप है उसको चेंज करना है। तो R21 कैप को चेंज करेंगे तो लिखेंगे वेक्टर R21 डिवाइडेड बाई मॉड में R21, और यहाँ पहले से मॉड में R21 का स्क्वायर है तो एक बार और होगा तो क्या मिल जाएगा, R21 का क्यूब मिल जाएगा। यानी हमारा आएगा वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 का मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर R21, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर F21 क्या होगा, वेक्टर F21 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 का मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर R12, ठीक है। ये दो सूत्र फिर से निकल के आ गए हमारे सामने, और इसी सूत्र को सिंपली हम लोग लिख सकते हैं, इसी सूत्र को सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R का मॉड का स्क्वायर R कैप, यहाँ से 1 2 या 2 1 को गायब कर दिए, यहाँ से भी गायब किए हैं, या इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2, ये जो दिशा है इसको परिमाण में चेंज करें सदिश राशि में, तो वेक्टर R बटे में वेक्टर R का मॉड का क्यूब हो जाएगा जैसे यहाँ पे था। तो ये दो सूत्र फिर से निकल के हमारे सामने आ गए। अब परेशानी ये होगी कि सूत्र कौन सा लिखें बोर्ड परीक्षा में, क्या हो गया, बोर्ड परीक्षा में सूत्र कौन सा लिखें। हाँ, यहाँ पे एक चीज हुआ है कि ऊपर स्क्वायर है नीचे क्यूब है, इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम कैप को चेंज कर रहे हैं तो नीचे देखिए एक बार मॉड आ रहा है ना, तो जब मॉड आएगा एक बार और मॉड आएगा तो स्क्वायर है और एक और मॉड आएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पे दिशा हट गई बल्कि उसकी जगह क्या आ गया, सदिश राशि आ गई, तो यहाँ भी तो हमने क्यूब लिखा है, ठीक है। तो एग्जाम में कौन सा सूत्र लिखें, बोर्ड परीक्षा में कौन सा सूत्र लिखें, ये वाला सूत्र लिखें या इससे पहले सूत्र आया था, या ये सूत्र आया, ये सूत्र आया, ये सूत्र आया, ये सूत्र आया, कौन सा सूत्र लिखें। आंसर है कोई भी सूत्र लिख लीजिए, कोई एक लिख दीजिए सब सही है, फिगर बनाइए कोई एक सूत्र लिखिए सब सही है। तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग दो आवेशों को सदिश रूप में यानी कूलाम के नियम को सदिश रूप में निकालेंगे स्थिति सदिश के रूप में, यानी मूल बिंदु से उसकी स्थिति को देख के दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम लोग देखेंगे कितना है। तो मान लेते हैं दो आवेश A और B हैं जिन पर क्रमशः चार्ज प्लस Q1 और प्लस Q2 है, उनकी स्थिति सदिश यानी मूल बिंदु से स्थिति उनकी, अगर ये मूल बिंदु O दिखा दें तो पहले की है वेक्टर R1 और दूसरे आवेश की स्थिति सदिश है वेक्टर R2। इसकी डायरेक्शन इधर है, मूल बिंदु से वेक्टर R1 और मूल बिंदु से स्थिति को वेक्टर R2 से दिखाएं, ठीक है। अब वो करना क्या है, यहां से यहां तक कि पहले आवेश के यहाँ अगर दूसरे पे बल निकाल रहे हैं इस डायरेक्शन में वेक्टर F फोर्स ऑन 2 डिवाइड बाई 1, तो इसको हम लोग दिखाते हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दिखाते हैं तो किससे लिखते हैं, R21 से लिखा है तो इसको सदिश रूप में ऐसे हो गया। तो अभी हम लोगों ने जो सूत्र देखा है कि वेक्टर F21 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R21 का वेक्टर का मॉड का क्यूब इंटू वेक्टर R21। ये भी हम लोगों ने एक सूत्र निकाला है, जब वेक्टर के रूप में होता है यहाँ क्यूब हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए इस R21 को स्थिति सदिश के रूप में यानी मूल बिंदु से स्थिति के रूप में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे एक त्रिभुज दिख रहा है आपको OAB, आपको एक त्रिभुज दिख रहा है और इस त्रिभुज में आप
त्रिभुजों से सदिश राशियों को योग का नियम पढ़े होंगे, त्रिभुज विधि। उसमें पढ़े हैं कि पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर के पूंछ को जोड़ते हैं, और परिणामी जो होता है वो पहले वेक्टर का पूंछ होता है और दूसरे वेक्टर का शीर्ष होता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा है क्या कि पहले वेक्टर, देखिएगा ध्यान से, पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर के पूंछ को जोड़ा गया है क्या, ये दूसरा वेक्टर है उसके पूंछ को जोड़ा गया है। तो इसका मतलब कि जो परिणामी है वो ये है, पहले वेक्टर के पूंछ से दूसरे वेक्टर को शीर्ष को जोड़ा गया है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAB में वेक्टर वाला अगर हम नियम निकालें, वेक्टर वाला अगर हम नियम लगाएं, तो त्रिभुज OAB में हम लिख सकते हैं कि वेक्टर R1 यानी पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर बराबर तीसरा वेक्टर। तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R21 बराबर होगा वेक्टर किसके, R2 के, वेक्टर R2 के। तो अगर यहाँ से हमको वेक्टर R21 निकालना है इस सीधी सदिश के रूप में, तो हम लिखेंगे वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R2 और माइनस वेक्टर R1, ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर R21 बराबर R2 माइनस R1। इसी प्रकार अगर हम इस डायरेक्शन में चले और R12 को लें, वेक्टर R12 को लें, इस डायरेक्शन में चले, तो आप देखेंगे पहले वेक्टर के शीर्ष से दूसरे वेक्टर के पूंछ को जोड़ा गया है। तो परिणामी कितना होगा, पहले वेक्टर के पूंछ से दूसरे वेक्टर का शीर्ष। यानी अब लिखेंगे कि वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R12 बराबर कितना, वेक्टर R1 के। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R12, अगर ये डायरेक्शन चल रहा है, वेक्टर R12 बराबर वेक्टर कितना, R1 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेक्टर R12 बराबर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के रूप में। ये एक छोटी सी बात है, आप लोग याद रखेंगे। कक्षा 12 में जब हम मैथ पढ़ेंगे, लास्ट वाला चैप्टर जिसमें सदिश राशियों के बारे में पढ़ाया गया है, तो वहाँ कुछ ऐसे मिलेगा आपको, कहेगा कि वेक्टर AB है, इसकी स्थिति सदिश के रूप में इसको व्यक्त कीजिए। देखना पहले 2 आया है फिर 1 आया है, तो 2 माइनस 1 हुआ है। पहले 1 आया है फिर 2 आया है, तो 1 माइनस 2 आया है। यहाँ पे पहले A आया है फिर B आया है। ठीक है, तो A माइनस B होगा, लेकिन कहाँ से हम ले रहे हैं, मूल बिंदु O से ले रहे हैं। तो इसको वेक्टर AB को हम लोग दिखाते हैं वेक्टर OA माइनस वेक्टर OB, ऐसे दिखाते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से यहाँ से दूरी OA होगी और यहाँ से ये दूरी OB होगी। अगर यहीं पे BA लिखना होता, वेक्टर BA, तो हम लिखेंगे वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। ठीक है, चेंज होता है। तो कहने का मतलब ये सूत्र है कि वेक्टर R21 बराबर होता है R2 माइनस R1, वेक्टर R12 बराबर होगा R1 माइनस R2। तो जो कूलाम के नियम का सदिश रूप था ये वाला, इसको हम लोग इस वेक्टर को इस रूप में, स्थिति सदिश के रूप में अगर चेंज करना चाहें तो हमारा नियम निकल के आ जाएगा, उसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो हमारा सूत्र निकल के आ जाएगा वेक्टर F12 या 21 पहले लिखते हैं, वेक्टर F21 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 को क्या लिखेंगे, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। यहाँ होगा मॉड में वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप का एक 7वां सूत्र, जो इस रूप में है, स्थिति सदिश के रूप में है, यानी मूल बिंदु से उनकी स्थिति के अनुसार है। इसी तरीके से दूसरे सूत्र को अगर हम लिखें, दूसरे सूत्र को वेक्टर F12 को लिखें, तो वेक्टर F12 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन मॉड में वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का क्यूब इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो बोर्ड परीक्षा में अगर मेरा सुझाव मानेंगे, ये फिगर बनाइए और ये दोनों सूत्र नोट कर जाइए या लिख जाइए बोर्ड परीक्षा में, तो अच्छा रहेगा, ज्यादा अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। और नहीं तो आपको 8 सूत्र बताया गया है, 8 में से कोई भी एक सूत्र लगाइए और कूलाम के नियम का सदिश रूप लिख लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।